नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप और खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। आज हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होंगे। तो हैदराबाद में होने जा रही है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक और आपको बता दें कि लंबे अरसे बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दक्षिण के इस राज्य में हो रही है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो तमाम संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, उसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। और हैदराबाद से अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अनूप, बड़ी बैठक है और इस लिहाज से भी थोड़ा बताइएगा कि हैदराबाद को फोकस क्यों किया गया, दक्षिण राज्य को क्यों चुना गया बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक के लिए और क्या मसले इसमें डिस्कस होने हैं? देखिए, आपको बता दूं कि 3 बजे से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त पहुंचेंगे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। जो आपने सवाल पूछा कि आखिर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को क्यों चुना गया है, तो आपको बता दूं कि बीजेपी को लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी दक्षिण भारत के इस राज्य में जीत पा सकती है। क्योंकि देखिए, अब तक अगर दक्षिण भारत राज्यों की अगर हम बात करें तो बीजेपी सिर्फ कर्नाटक में जीत पाई है। इसके अलावा किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से, चाहे वो विधानसभा में वोट प्रतिशत में इजाफा की बात हो या लोकसभा चुनाव में जीत की बात हो या फिर पिछले दिनों नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसमें जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली थी, तो बीजेपी को लगता है कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां पे बीजेपी को आसानी से जीत मिल सकती है। इसलिए इस राज्य को चुना है। 18 साल बाद हैदराबाद में फिर से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। जहां तक एजेंडे की बात करें तो बीजेपी आगे किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उसमें किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाना है, बड़ी जीत के लिए संगठन को मजबूत करना है, इस पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पिछले दिनों जिन जिन राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है उस पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और अपने दर्शकों को बता दें ये एक और जानकारी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं हैदराबाद की ओर। अनूप गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, आप जिक्र भी कर रहे थे कि पुराने जो इलेक्शन थे और सबसे ज्यादा अगर चर्चाओं में रहा था तो हैदराबाद का जो निकाय चुनाव है वो चर्चा में रहा था। बहुत जबरदस्त फाइट कहा जाता है बीजेपी ने उसमें दी थी और वहीं से आशाएं और या कहें कि भरोसा और मजबूत हुआ बीजेपी को खुद पर। तो अगला टारगेट इस लिहाज से अब तेलंगाना है बीजेपी के। अनूप, बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक के बाद कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहां बीजेपी को जीत मिल सकता हो। लेकिन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बैठक चुनाव हुई थी, उसमें बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी। और आपको बता दूं कि उस समय खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे थे और उन्होंने प्रचार किया था, जिसका रिस्पांस बहुत बेहतर था और बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी। वोट प्रतिशत में पिछले विधानसभा चुनाव में इजाफा हुआ था, लोकसभा में जीत, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है ये फर्टाइल लैंड है जहां पे बीजेपी अगर बहुत अच्छे तरीके से अपने संगठन को मजबूत करेगी तो जीत यहां पे आसानी से मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दो कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, जिसमें मध्य प्रदेश भी है। वहां पर किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जाए, संगठन को और मजबूत किया जाए, बूथ स्तर पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, इस पर खास तौर पर इस बैठक में मंथन की जाएगी। और आपको बताऊं कि इस बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव आएगा जिसमें
जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नजर बना रखिएगा इस बैठक पर अनूप, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं देश भर से बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे इस बैठक में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। शुक्रिया अनूप आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के रण में सीएम शिवराज के तूफानी प्रचार अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीता तो वो हमारे कहने के सबसे उल्टा चलेंगे, इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तो बेहतर काम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम माफिया से जमीन लेकर गरीब को देंगे। तो ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकाय चुनाव में खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। लगातार जो मेयर उम्मीदवार हैं पार्षदों के लिए अलग अलग शहरों में जाकर लगातार रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और आज की ये तस्वीरें भोपाल से। अगर कांग्रेस का मेयर बन गया या पार्षद बन गए तो हम कहेंगे आगे चलो, वो पीछे चलेंगे, हम कहेंगे दाएं चलो, वो बाएं चलेंगे, हम कहेंगे ऊपर चलो, वो नीचे चलेंगे। तो झगड़े में सारे काम रह जाएंगे। मैं तो यही निवेदन करने आऊं कि काम सब हम करें, लेकिन ये काम हम ठीक से तब कर पाएंगे जब मेयर भारतीय जनता पार्टी की हो, और वार्ड में काम तब कर पाएंगे जब पार्षद भारतीय जनता पार्टी की। धान तक की व्यवस्था देखो, 21,000 एकड़ जमीन मैंने माफियाओं से छुड़ा ली, जिनने गुंडों बदमाशों दबंगों ने कब्जा कर रखा। जो बुलडोजर चला के छुड़ाई उसको मैं गरीब में बांट दूं। और निकाय चुनाव में दोनों ही दलों ने जोर लगा दिया है। बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस निकाय चुनाव जीतने का मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। विश्वास सारंग जो है लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भोपाल में जो है 6 तारीख को चुनाव होना है। ऐसे में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, आप देखिए हर घर से आरती उतारी जा रही है, तिलक लग रहा है और सब इस बात का वादा कर रहे हैं कि महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। भोपाल में मालती राय जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगी भाजपा की महापौर के रूप में, और उसी तरह पार्षदों को भी पूरा समर्थन मिलेगा और पूरे प्रदेश में हर नगर निगम में कमल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मुद्दा क्या रहने वाला है? विकास का एजेंडा, जो नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी का विकास का एजेंडा है, वही आगे रहेगा। भैया कमल का फूल ध्यान रखिए दोनों। कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार निकाय जो है उनके पास आने वाली। और देखिए, ख्याली पुलाव पकाने को किसी को रोका नहीं जा सकता, पर जोर केवल भाजपा का है। भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल, लगातार इसी तरीके से पूरे राजधानी भोपाल में जो है आम सभा से लेके रोड शो से लेके यहाँ पे जनसंपर्क जो है नेताओं का जारी है। कैमरामैन अजय के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। और उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पंचायत और निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने आपकी निकाय चुनाव में एंट्री पर कहा कि यहां कोई भी आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे। की ताकत के बल पर काम करता है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं जब कोरोना के से प्रभावित हो गया तो मैंने कहा था कि वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता बूथ का इस भूमिका को निभाता है। तो हम माना कि 10 दिन नहीं जा पा रहे, 8 दिन नहीं जा पा रहे, तो वो कार्यकर्ता नीचे उस भूमिका में आकर के ही काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर आए, लेकिन चाहे सिंगरौली हो, चाहे खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, या किसी भी कोने में बैतूल से लेकर के छिंदवाड़ा तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व्यापक पैमाने पर अपने काम, अपने संगठन की ताकत और गरीब कल्याण की योजना और हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास, जो हमारी बड़ी ताकत है, इसके आधार पर इस चुनावी मैदान में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। मनोज, अगर हम जिक्र करें तो प्रदेश में भले ही चुनाव निकाय के हैं, लेकिन पूरी दम लगाए हुए हैं सियासी दल। खुद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरी ताकत झोंकी हुई है, पूरा फोकस है निकाय चुनाव पर। भरोसा भी है सियासी दलों को। विश्वास सारंग के साथ भी आप
प्रचार के दौरान नजर आए थे। मनोज, जी बिल्कुल प्रशांत, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर ओवैसी की पार्टी, तमाम जो उनके पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में राजधानी भोपाल में आ चुके, क्योंकि 6 जुलाई को पहले चरण के चुनाव राजधानी भोपाल में है। ऐसे में अंतिम पगवाड़े का जो चुनाव प्रचार है उसमें एड़ी चोटी का जोर तमाम नेताओं ने लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगातार तूफानी और ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो जारी। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 20 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। मिसरोद से लेके तमाम इलाकों से होते हुए करीब 18 प्रत्याशी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। अलग अलग जगहों से वो उस प्रचार रथ में बैठे हुए थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार तेजी से राजधानी भोपाल में प्रचार प्रसार बढ़ा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी लगातार इसी तरीके से जमीनी स्तर पे जनसंपर्क, रोड शो और आम जनता के बीच में आम सभा के द्वारा जो है वो प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज भी शाम को एक मेगा रोड शो जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोलार इलाके में हुजूर विधानसभा में करीब 17 किलोमीटर का वो रोड शो रहेगा। तो ऐसे में तमाम दल जो है वो जो चुनाव का अंतिम पड़ाव है, यानी कुछ दिनों एक दो दिन के बाद ये चुनावी शोर थम जाएगा और उसके बाद 6 तारीख को राजधानी भोपाल में मतदान है। तो तमाम जो जिले आते हैं पहले चरण के मतदान में, उन पर सबसे ज्यादा फोकस जो है इस समय सभी पार्टियों का यही कारण है कि कोई भी कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रचार में जुटे हुए, बल्कि ये कहें कि खुद उन्होंने कमान संभाल रखी है प्रचार प्रसार की। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि बारिश आते ही सरकार के दावों की पोल खुल गई है। निचली बस्तियों में जहां पानी तबाही मचा रहा है, वहीं पहली बारिश में ही सड़कें टूट गईं और जलमग्न हो गई हैं। पुराने शहर के अंदर बाग फरजा, उसमें से पूरे लोगों के घरों में पानी भर गया और जाम लग गया है सड़कों में पानी भरने की वजह से। उसके अलावा ये सेकंड स्टॉप पे जय भीम नगर के लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया और वहाँ हमेशा पानी भर जाता है। जो स्कूल है उसके सामने सेकंड स्टॉप, तो ये पूरी पोल इनकी खुल रही है। अच्छा है, ये चुनाव इस समय हो रहा है। और भोपाल से बड़ी खबर है। उदयपुर की घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उदयपुर का एमपी कनेक्शन नहीं मिला है, ये कहना है गृह मंत्री का। मध्य प्रदेश में पूरी तरह से शांति है। तो दरअसल उदयपुर की घटना को लेकर गृह मंत्री का ये बयान, उदयपुर का एमपी कनेक्शन नहीं है। मध्य प्रदेश में उसी दिन राजस्थान से जो सीमाएं लगी हुई थी, उन सीमाओं पर उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने अलर्ट कर दिया था और हमारे यहाँ पूरी तरह से शांति है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आतंकी संगठन था सर, जिससे वो लोग जुड़े हुए थे, उससे मध्य प्रदेश का कोई कनेक्शन नहीं आया था। सर पंचायत चुनाव। और उधर स्पाइस जेट के विमान में धुआं भरने के बाद दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के केबिन में जिस समय धुआं दिखा तब प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। धुआं भरते ही पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। इसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइस जेट के इस प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 6:15 पर उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही प्लेन के केबिन में धुआं भरना शुरू हो गया था। उस समय प्लेन क्लाइंबिंग स्टेज में था, यानी लगातार ऊंचाई की तरफ जा रहा था। धुआं दिखने के बाद यात्री घबरा गए, उसमें चीख पुकार मच गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद में विमान को खाली कराया गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विमान में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। खबर मंडला से है, बड़ी खबर है। नर्मदा नदी के सहस्त्रधारा में हादसा हो गया। नहाने के दौरान एक युवक डूब गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला था युवक जो हादसे का शिकार हुआ है। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है। फिर बड़ी खबर मंडला से, जहां नर्मदा नदी की सहस्त्रधारा में नहाने के दौरान एक युवक डूब गया है। उसका रेस्क्यू के लिए अभी भी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है।
खबर भिंड से। भिंड में मरम्मत के चलते चंबल नदी का पुल 4 महीने के लिए पूरी तरीके से बंद हो सकता है। मरम्मत का काम करने वाली कंपनी ने पुल पर काम शुरू कर दिया है और 27 तारीख से भारी वाहनों का आना जाना भी बंद हो गया है और अब पैदल निकलने वाले यात्रियों के लिए भी चंबल पुल बंद होगा। कंपनी ने पुल की मरम्मत के लिए 4 महीने का समय मांगा है और इसके लिए पुल को 4 महीनों के लिए पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। पुल के बंद होने के चलते भिंड से इटावा जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें 60 किलोमीटर का चक्कर लगाकर इटावा जाना होगा। और सागर में लगातार तेज बारिश के कारण धसान नदी अचानक उफान पर आ गई है और 3 लोग बकरियों के साथ टापू पर फंस गए। लगभग 14 घंटे के बाद एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। दरअसल शाहगढ़ के परसुआ गांव के 3 लोग बकरी चराने के लिए नदी के पार गए हुए थे और देखते ही देखते नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और तीनों लोग टापू पर फंस गए। नदी में 3 लोगों और कुछ बकरियों के नदी के बीच में बने टापू पर फंस जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर सागर से एसडीआरएफ की टीम को और पुलिस बल के साथ जाकर के ग्रामवासियों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और सभी लोगों को सुरक्षित निकालकर ग्राम में लाया गया, सभी सुरक्षित। और अच्छी बारिश की कामना को लेकर भोपाल के कलियासोत डैम पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। उसके बाद बारिश के लिए टोटके के रूप में मड कार रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें लगभग 15 गाड़ियां, जिसमें जिप्सी, जीप और थार जीप शामिल थी। वहीं कीचड़ से सने रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ती कारें और एक दूसरे को हराने की जद्दोजहद और स्पीड में जोर से उछलती गाड़ियों को देखकर लोग रोमांचित हो उठे। खबर छतरपुर से। छतरपुर के पहाड़ गांव में ससुर ने विधवा बहू की डंडे से पिटाई कर दी। बहू के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ससुर विधवा बहू से पैसे की मांग कर रहा था और पैसे देने से मना करने पर ही विवाद हुआ। पीड़िता अपने बेटे के साथ दिल्ली में मजदूरी करती है और दादी सास के निधन पर वो अपने ससुराल आई थी। फिलहाल पीड़िता ने ईशा नगर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया है। और अब देखिए